हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, और इसके फर्दर वीडियोज़ में भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करेंगे। अब बात करें हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन की। अगर बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की, तो दो कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर्स कब होंगे? ठीक है, दे शुड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि कनेक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पर, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स, ठीक है, एंड सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, बट डिफरेंट स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। व्हाट डू मीन बाय स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला? यानी कि स्पेस में जो ओरिएंटेशन होगा, यानी 3D स्पेस में जो भी ओरिएंटेशन होगा या फिर स्पेशल अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं हम, वो डिफरेंट होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर किसी दो कंपाउंड के बीच में ये सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो हम बोलेंगे दे आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब देखो फॉर एग्जांपल देखें, हमने लिया यहाँ पे ब्यूट 2 ईन, ठीक है। अब देखो इसको मैं, ये जो कार्बन है वो कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज। अब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कैसे होते हैं? दे आर ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो मैं इसको इन दो फॉर्म में लिख सकता हूँ। हम इस CH3 और ये CH3 को साथ में लिख सकते हैं या फिर ऑपोजिट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहली बात, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी कि कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स भी दोनों में क्या है? सेम है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या है? सेम है। बट ये दोनों CH3 क्या है? पास में है, और ये दोनों CH3 ऑपोजिट में है। ये क्या है? सेम साइड और ये ऑपोजिट साइड। सो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम? दे आर स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब देखो ये, इसे हम बोलते हैं सिस फॉर्म, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। इसके बारे में हम और भी डिटेल में आगे बात करेंगे। सिस स्टैंड्स फॉर सेम साइड एंड ट्रांस स्टैंड्स फॉर ऑपोजिट साइड, ठीक है। चलो अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म की। तो हम मेनली इसे दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा कन्फिगुरेशन, और दूसरा क्या होता है? कन्फर्मेशन। कन्फिगुरेशन को हम आइसोलेबल भी बोलते हैं, और नॉन आइसोलेबल होते हैं कौन? कन्फर्मेशंस, ठीक है। कन्फिगुरेशन दो टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ऑप्टिकल के बारे में बात करें तो फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं इनको इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। इन सब को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब एक्चुअल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब कन्फिगुरेशन क्या होता है? आइसोलेबल। आइसोलेबल का मतलब क्या है? दे कैन बी सेपरेटेड, ठीक है। दे कैन बी सेपरेटेड, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, तो दे कैन बी सेपरेटेड। बट कन्फर्मेशंस और आर नॉन आइसोलेबल। तो ये हमेशा हमें सिंगल बॉन्ड के अबाउट दिखता है, हमेशा हमें सिंगल बॉन्ड के अबाउट दिखता है, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल होता रहता है, फ्री रोटेशन होता है यहाँ पर। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हमारा फोकस क्या है? ज्योमेट्रिकल। उसके बारे में देखते हैं। अब बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये ऑब्जर्व कहाँ होता है? ये ऑब्जर्व होता है किसी भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अंदर। किसी भी नहीं, हम सभी के अंदर नहीं बोल सकते, बट कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है जहाँ पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, उसके बारे में बात करते हैं। मान लो हमने ले लिया एक CC सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है? इसके अबाउट फ्री रोटेशन पॉसिबल है। यहाँ क्या है? फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। उससे क्या होगी? इसकी एंट्रोपी बढ़ती रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ CC डबल बॉन्ड की, तो यहाँ पर जो ये रोटेशन की बात कर रहे थे वो नहीं होगा। यहाँ क्या है? रोटेशन लॉक्ड, रोटेशन इज लॉक्ड। अब ऐसा क्यों है? अब देखो अगर हम बात करें ऑर्बिटल डायग्राम की, तो इस तरीके से हमारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म
अ पाई बॉन्ड, ये हमारा क्या है, पाई बॉन्ड। अब बताओ, अगर मैं इसको रोटेट करूं, अगर मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूं, मतलब अगर मैं इस वाले पार्ट को होल्ड कर लूं और इस वाले पार्ट को रोटेट करूं, मतलब इस डंबल को अगर मैं प्लेन में रखूं होल्ड करके और इस वाले पार्ट को रोटेट करूं, तो क्या होगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ये पाई बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो हमें एल्कीन को तोड़ना नहीं है, हमें पाई बॉन्ड को इंटैक्ट रखते हुए रोटेट करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी अल्कीन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर साइडवेज ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। ट्रिपल बॉन्ड में भी ऐसा ही होगा, बट ट्रिपल बॉन्ड में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करते हैं। हम आगे देखेंगे कि एसेंशियल कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम्स के, जैसे कि सी डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, एक्सेट्रा, एंड रिंग्स एंड रिंग्स। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए है, वो क्या है कि द एरियल डिस्टेंस बिटवीन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है, मस्ट चेंज। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, किसी भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में जो एरियल डिस्टेंस है, यानी कि जो भी डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस, वो चेंज होना चाहिए। अगर ये चेंज नहीं होगा तो फिर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बोल सकते उसको। अब समझते हैं कि एरियल डिस्टेंस का यहाँ पे मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया ये मॉलिक्यूल। अब देखो, अगर हमने बोला ए और ए, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, हमने इसको बोल दिया एक्स। ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर करें तो ए और ए के बीच में ये डिस्टेंस कितना हो गया, सो दिस इज वाई। अगर मैं एक्स को वाई से कंपेयर करूं, कौन बड़ा है कौन छोटा है हमें उससे बिल्कुल मतलब नहीं, हमें मतलब क्या है, क्या ये दोनों बराबर हैं। तो देखने से ही क्या पता चल रहा है, दे आर नॉट इक्वल। जब भी ऐसा कंडीशन हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। ठीक है, चलो, अब फीचर्स क्या है भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, तो दे कैन नॉट बी इंटर कन्वर्टेड। इंटर कन्वर्ट क्यों नहीं हो सकते हैं, बिकॉज इस पाई बॉन्ड को रोटेट करने के लिए बहुत ही हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है और आपका पाई बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो आप नहीं बोल सकते कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में इंटर कन्वर्टेबल होंगे, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ किसी तरह का इक्विलिब्रियम या किसी भी तरीके का कोई भी इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। और बिकॉज ऑफ दिस इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं एंड दे आर इजिली सेपरेबल। ठीक है, आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कि डाइपोल मोमेंट, स्टेबिलिटी, रिएक्शंस एक्सेट्रा, हम सब की बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कंपेयर करते हुए। अब बात करें टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। सबसे पहला टाइप क्या है, सिस ट्रांस, जो मोस्ट कॉमन है, जो सभी हर टेक्स्ट बुक में आपको दिख जाएगा ये, और हर क्लासरूम में ये पढ़ाया जाता है। सिस ट्रांस इज द मोस्ट बेसिक वन। ठीक है, सिस का मतलब क्या होता है, सेम साइड, और ट्रांस का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट साइड। ठीक है, अब देखो, कहाँ बोलेंगे सिस ट्रांस यूज करेंगे हम, कहाँ सिस ट्रांस यूज करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए क्या है, एट लीस्ट वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स मस्ट बी कॉमन ऑन ईदर एंड्स ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। मतलब क्या है कि डबल बॉन्ड के अबाउट या फिर रिंग के अबाउट एट लीस्ट एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के बारे में। अब देखो, पहला एग्जांपल देखें, यहाँ देखो, ये हमारा क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, इसके अक्रॉस यहाँ हमने देखा ए है और यहाँ पे भी ए है, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, सेम मिल गए, तो हम यहाँ पर इसे सिस बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए, और इसे ट्रांस बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बी के रिस्पेक्ट में ये सिस है और बी के रिस्पेक्ट में भी ये ट्रांस है। ठीक है, यहाँ रेफरेंस की बात हो रही है, किसके रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं, सिस किसके रेफरेंस में है, ट्रांस किसके रेफरेंस में, इसीलिए हमें कम से कम एक ग्रुप क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अब देखो, यहाँ बात करें तो देखो, यहाँ ए ले लिया हमने, यहाँ भी ए ले लिया, बट यहाँ पे बी और सी से नहीं है। हाँ, ज्योमेट्रिकल होगा अभी भी यहाँ पर, क्योंकि देखो एरियल डिस्टेंस तो बदल रहा है ना, एरियल डिस्टेंस बदल रहा है, तो यहाँ भी हम क्या बोलेंगे, इसे सिस बोलेंगे और इसे ट्रांस बोलेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, यहाँ बात करें। अब यहाँ बताओ, क्या यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, अगर होगा तो क्या ये सिस होगा, ट्रांस होगा, क्या होगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ए और बी के डिस्टेंस की, चलो मान लो इसको एक्स मान लिया। ठीक है,
अब अगर मैं दूसरे मॉलिक्यूल में बोलूँ ए और बी के बीच में डिस्टेंस बताओ, तो फिर क्या मैं उसको बोल सकता हूँ कि अलग होगा? तुम बोलोगे हो सकता है कि सर ये ले लें, ये डिस्टेंस y ले लें। अगर मैं बोलूँ इसको ले लो, क्या परेशानी है, इसे मैं x मान लूँ, चलो इसको z मान लेते हैं, इसको z मान लिया, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ x इज इक्वल टू z? बिल्कुल बोल सकता हूँ, दिख रहा है वो। अगर x इज इक्वल टू z है तो एरियल डिस्टेंस तो नहीं बदला, इसका मतलब यहाँ जी पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसको समझने का एक और तरीका क्या है, देखो जी होगा कहाँ पे। जी होने के लिए जैसे ये कार्बन आइटम है और ये कार्बन आइटम है, तो इन दोनों कार्बन आइटम से जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं इंडिविजुअली वो दोनों अलग होने चाहिए। बात खत्म, बात खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो तुमने ले लिया सी डबल बॉन्ड सी, हमने लिख दिया यहाँ पर ए बी सी डी, ऐसा लिख दिया हमने। अब जी होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है भाई, ए कैन नेवर बी इक्वल टू बी एंड सी कैन नेवर बी इक्वल टू डी। बात खत्म। अगर ऐसा होगा तो एरियल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। क्लियर है? अगर मैं एरियल डिस्टेंस के बारे में बोलूँ या फिर ये बोलूँ, बात एक ही है। ध्यान से अगर सोचा जाए तो बात एक ही है। ए बी के बराबर नहीं होगा, अगर ए बी के बराबर हो गया तो एरियल डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, जैसा यहाँ हुआ है हमारे साथ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ई जेड नॉमेनक्लेचर की। अब देखो ई जेड नॉमेनक्लेचर के बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब ई एंड जेड ये दोनों क्या है, जर्मन वर्ड्स हैं। ई दिखाता है एंडजन, यानी कि ये दिखाता है ऑपोजिट, और जुसरमैन दिखाता है सेम साइड। ठीक है, ये कुछ नहीं है, सिस ट्रांस के एनालॉग्स हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं CIP सीक्वेंस, एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको यूज़ करके हम इनको सॉल्व करते हैं। हम डिटेल में इसके बारे में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब देखो यहाँ क्या है, कैन बी यूज फॉर एनी अल्कीन शोइंग GI। सिस ट्रांस में क्या था कि आपको एटलीस्ट एक ग्रुप या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए अक्रॉस द डबल बॉन्ड। बट यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ किसी भी मॉलिक्यूल में जहाँ GI हो रहा है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी ये एक यूनिवर्सल नॉमेनक्लेचर है। किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पर आप चेक करेंगे तो आपको EZ ही मिलेगा, सिस ट्रांस नहीं, EZ ही मिलेगा। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप चेक करेंगे, कहीं पे भी चेक करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स में, तो हमेशा नोटेशन EZ से दिया जाता है, ना कि सिस ट्रांस। बिकॉज EZ यूनिवर्सली किसी भी मॉलिक्यूल में जहाँ GI हो रहा है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं पहले मॉलिक्यूल की। तो क्या यहाँ EZ हो सकता है क्योंकि यहाँ GI हो सकता है। देखो यहाँ पर A B दोनों बराबर नहीं है, A B दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर ये ट्रांस वाला फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, तो हम कौन सा E है कौन सा Z है इसके बारे में अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं इसको यूज़ करने के लिए। फिलहाल के लिए हम बोलेंगे हाँ EZ हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगली मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, देखो यहाँ पर A यहाँ पे क्या है, A भी बराबर नहीं है या AC बराबर नहीं है। यहाँ पे भी सेम चीज़, तो यहाँ पे भी हम EZ यूज़ कर सकते हैं। ज़रा यहाँ बात करें, देखो यहाँ क्या होगा, ABCD सभी बदल गए, सभी बदल गए। यहाँ तो सिस ट्रांस यूज़ नहीं कर सकते आप, किसके रेस्पेक्ट में सिस, किसके रेस्पेक्ट में ट्रांस। ठीक है, तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ही हम क्या करते हैं, EZ यूज़ कर सकते हैं। इन जनरल इनके लिए ही यूज़ किया जाता है, बट सभी के लिए कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रूल्स हैं CIP रूल्स वो सभी के लिए वैलिड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जहाँ पे चारों आइटम्स अलग होंगे वहीं पे हम बात करेंगे, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सिन एंटी की। अब देखो सिन एंटी हम यूज़ करते हैं जब भी C डबल बॉन्ड N या फिर N डबल बॉन्ड N हो, यानी ऑक्साइम्स या फिर एजो कंपाउंड्स। ठीक है, ऑक्साइम क्या होते हैं, किसी भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे एक OH प्रेजेंट हो और एक लोन पेयर हो नाइट्रोजन पे, क्या बोलते हैं उसे, ऑक्साइम बोलते हैं। ये जनरली कार्बोनिल कंपाउंड और हाइड्रोक्सिलामीन के रिएक्शन से बनता है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिन एंटी ऐसे ये हमारा क्या है, ऑक्साइम, दिस इज आर ऑक्साइम। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एजो कंपाउंड है। इनमें भी हम क्या बात करेंगे, यहाँ सिन एंटी के बारे में बात करेंगे, सिस ट्रांस EZ नहीं, यहाँ हम सिन एंटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखते हैं कुछ एग्जांपल्स सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के। अब देखो यहाँ बात करें, पहला एग्जांपल सबसे सिंपल एग्जांपल है, दिस इज हमारा सिस फॉर्म एंड दिस इज अ ट्रांस फॉर्म। यहाँ GI पॉसिबल है और ये सिस और ये ट्रांसफॉर्म है। अगले बारे में बात करें तो यहाँ देखो, दिस इज सिस फॉर्म
एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। तो यहाँ देखो, पूछेगा यहाँ पे क्या यहाँ जीआई पॉसिबल है। क्वेश्चन उठता है क्या यहाँ जीआई पॉसिबल है। तो देखो इस कार्बन को देखो ध्यान से, इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3 और हाइड्रोजन। क्लियर है, दोनों अलग हैं, चलेगा। इस कार्बन से बात करें तो उससे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या है CH2 और यहाँ भी क्या है CH2। अब देखो हमें तब तक मूव करना है रिंग में जब तक कि हमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना मिल जाए। हम इस तरफ गए तो हमें क्या मिला CH2, हम इस तरफ गए तो भी हमें क्या मिला CH2। क्या दोनों एक है, बिल्कुल एक है, एक है। अगर एक है तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों सेम हो गए। हमने क्या बोला था कि किसी भी डबल बॉन्ड के अबाउट दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। ए शुड नेवर बी इक्वल टू बी, पर यहाँ क्या ए तो बी के बराबर हो गया, तो फिर यहाँ जीआई पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, अगली बात करें। अब यहाँ देखो इस डबल बॉन्ड के अबाउट बात करें, अब CH3 और CH3 यही सेम हो गए। अगर ये सेम हो गए फिर जीआई नहीं हो सकता, हमें आगे देखनी ही नहीं है। अगर आगे देखे भी हम इस तरफ अगर हम देखे भी तो देखो यहाँ इस कार्बन से अगर बात करें तो यहाँ क्या है H और CH3 और यहाँ क्या है दो हाइड्रोजन्स। क्या ये दोनों अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, दे आर डिफरेंट। अगर जैसे ही अलग हो गए तो यहाँ तो हो सकता है जीआई, बट इसके वजह से, इस पार्ट की वजह से जीआई नहीं हो पाएगा। दोनों ही सेटिस्फाई करना ज़रूरी है एट द सेम टाइम। चलो अगली बार में बात करें। देखो यहाँ क्या है CH3 और हाइड्रोजन अलग हैं, इस तरफ CH2 और CH3 अलग है, तो यहाँ जीआई हो जाएगा। ठीक है, अगली बार में बात करें CH3 और हाइड्रोजन अलग है, चलेगा। और इस तरफ बात करें तो यहाँ क्या है CH3 और यहाँ दो Cl है, दोनों ही अलग है। दो Cl और दो CH3 कभी सेम तो नहीं हो सकते, तो यहाँ पे भी जीआई पॉसिबल है। क्लियर है, चलो अब बात करते हैं हम जीआई इन रिंग सिस्टम्स। अब देखो रिंग में जीआई कब होता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि एट लीस्ट 2sp3 एटम्स होने चाहिए। अब एटम्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एटलीस्ट 2sp3 एटम्स विच आर डाई सब्सटीट्यूटेड, मतलब उससे दो सब्सटीट्यूएंट जुड़े हैं। एक हाइड्रोजन हो सकता है, एक कुछ भी हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, या दोनों इथाइल मिथाइल, कुछ भी, दोनों अलग होने चाहिए बस। क्लियर है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो हमें पता है ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएंगे sp3 और sp3। हमें दिख रहा है कि चार बैलेंस, यहाँ पे चार हमारे क्या बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको sp3 बोल सकते हैं। कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं, चार बॉन्ड बनते हैं। अब देखो यहाँ क्या है हमारे पास A, इधर क्या है B। ठीक है, अब ये कार्बन sp3 है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और A इज नॉट इक्वल टू B। ये भी क्या है, कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड है एंड A इज नॉट इक्वल टू B। अब देखो जनरली हम दिखाते हैं इसको इस फॉर्म में, ढंग से अगर बात की जाए तो sp3 कार्बन को हम वेज डैश से दिखाते हैं, बट हर मॉलिक्यूल में ऐसा बनाना पॉसिबल है नहीं। और आप हज़ारों बार बनाएंगे तो बहुत टीडियस जॉब है ये, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम इसको सिंप्लिसिटी के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये क्या दिखा रहा है, ये जो ऊपर वाला हमारा A है जो हमारा आउट ऑफ द प्लेन है, दिस इज आउट ऑफ प्लेन एंड दिस इज इनसाइड प्लेन। ठीक है, तो ये दिखा रहा है आउटसाइड द प्लेन, दिस इज दिखा रहा है इनसाइड द प्लेन। तो देखो ए क्या है आउटसाइड द प्लेन और यहाँ भी ए क्या है आउटसाइड द प्लेन, दोनों ये क्या है साथ में है, दोनों साथ में है, तो हम क्या बोलेंगे इसको सिस फॉर्म। ए साथ में और बी भी साथ में है, ये क्या हो गया सिस फॉर्म। इधर बात करें तो यहाँ देखो ए अंदर है और यहाँ ए बाहर है, ए क्या हो गया नीचे चला गया और ए बाहर आ गया। अभी दोनों ऑपोजिट साइड में है तो इसे क्या बोलेंगे हम ट्रांसफॉर्म बोल देंगे। तो रिंग में भी इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर सकते हैं। क्लियर है, चलो और एग्जांपल देखते हैं। अब हमने अगर 4 मेंबर रिंग ले लिया तो देखो यहाँ पर क्या है CH3 साथ में और CH3 ऑपोजिट में, तो इसे क्या बोलेंगे हम जीआई पॉसिबल है, और दिस ये सिस है और ये हमारा क्या है ट्रांस। ठीक, अगली बात करें तो देखो यहाँ क्या है साथ में और यहाँ क्या है ऑपोजिट में, तो ये क्या हो जाएगा सिस और ये क्या हो जाएगा ट्रांस। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, ध्यान से देखो यहाँ क्या था
ये 1-2 पोजीशन पे था और यहाँ क्या है, ये 1-3 पोजीशन पे है। ध्यान से बात करें तो पहले एग्जाम्पल एक सेपरेट एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल एक सेपरेट एग्जाम्पल है, बिल्कुल लिंक नहीं है दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों आपस में 1 और 2 में कोई रिलेशन नहीं है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, नॉट कन्फिगुरेशन और कन्फर्मेशन। ठीक है ना, यहाँ पर क्योंकि कन्फिगुरेशन या फिर कन्फर्मेशन होने के लिए आपको हमेशा स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए, कनेक्टिविटी ऑफ एटम सेम होना चाहिए, लेकिन कनेक्टिविटी ऑफ एटम तो यहाँ डिफरेंट है भाई। तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर सकते। क्लियर है ना, सबसे बेसिक फंडा तो यही है हमारा कि पहले तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रखो आप। ठीक है, चलो थर्ड एग्जाम्पल इसके बारे में बात करें तो देखो यहाँ मैं उसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि थर्ड में यहाँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट है। इवन तो आपको लग रहा होगा कि सर ये दोनों साथ में है तो इसे सिस बोल दो और ये ऑपोजिट में है तो इसे ट्रांस बोल दो, क्या परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। बट देखो जरा, ये 1-3 पोजिशन है और ये क्या है 1-2 पोजिशन है, कैसे कर सकते हैं ऐसा, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है ना, तो दे कैन बी पोजिशन और समथिंग एल्स, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बट ये स्टीरियो तो नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जी नहीं होगा, ये ना सिस है और ये ना ट्रांस है। हाँ ये सिस है बट किसी और के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्ता नहीं है इनके बीच में। चलो और देखते हैं, अब यहाँ बात करें जी पॉसिबल है या फिर नहीं है। अब देखो इधर बात करें तो यहाँ इस डबल बॉन्ड के अबाउट तो जी नहीं हो सकता भाई, ध्यान से देखो, क्योंकि ये दोनों CH3 सेम हो गए। बट इस रिंग को देखो ज़रा, हमें क्या चाहिए था, रिंग में 2 sp3 कार्बन चाहिए था, क्या ये sp3 है, हाँ है, क्या ये sp3, हाँ है, क्या इन दोनों से अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, हाँ जुड़े हैं, हाइड्रोजन तो अंडरस्टूड है वहाँ, और एक क्या है CH3। हमें क्या चाहिए था, एक रिंग में 2 sp3 आइटम और दोनों से 2 अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए, क्या ये CH3 और H अलग है, हाँ है, ये CH3 और H अलग है, हाँ है, तो बस Gi यहाँ पॉसिबल है। जब दोनों CH3 साथ में होंगे सिस, दोनों CH3 ऑपोजिट होंगे ट्रांस। क्लियर है, चलो अगले एग्जाम्पल देखें, फिफ्थ एग्जाम्पल। अब यहाँ देखो फिर से वहाँ सेम चीज़, हमें मतलब नहीं है कि ये sp2 कार्बन और ये sp2 कार्बन क्यों है रिंग में, हमें उससे बिल्कुल मतलब नहीं, हमें तो क्या चाहिए, 2 sp3 आइटम और दोनों से 2 अलग अलग ग्रुप, बात खत्म। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है CH3 है, यहाँ क्या है CH3 है, मिल गया। CH3H अलग है, बिल्कुल है, CH3H अलग है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी Gi पॉसिबल है। ठीक है, सिक्स्थ एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ देखो ये कार्बन कैसा है sp3 है, और कोई ऐसा sp3 एटम नहीं है जिससे 2 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, तो हमें दिख रहा होगा ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, लेकिन ज़रा देखो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, जिसे हम दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ Gi के बारे में बात नहीं कर सकते हम। इस कार्बन को गलती से मत देख लेना क्योंकि ये sp2 है, हमें sp2 कार्बन नहीं देखना, क्योंकि sp2 कार्बन देखते ही क्या होगा, वो एक प्लेन में आ जाएगा, एक प्लेन में आते ही कभी भी एरियल डिस्टेंस नहीं बदलेगा आपका। ज़रा सोच के देखो, एक एटम को आपने प्लेन में रख दिया, किसी पेज पर रख दो, और दूसरे एटम को पेज के ऊपर और पेज के नीचे कर दो, तो ज्योमेट्रिकली सोचो क्या उनके बीच में डिस्टेंस बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। एक ऊपर है 45 डिग्री पे, एक ऊपर रख दो, एक नीचे रख दो प्लेन के, तो जो जो भी हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहने वाला ना। एक तो आपने प्लेन में रख दिया, प्लेन में रहेगा वो तो रेफरेंस पॉइंट है, उससे 45 ऊपर रखो 45 नीचे करो, क्या फर्क पड़ता है। क्लियर है या नहीं है, चलो अगला एग्जांपल देखें। तो यहाँ फिर से सेम चीज़, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे Gi हो जाएगा, 2 sp3 आइटम्स और दोनों से 2 अलग अलग ग्रुप्स। फिर से यहाँ बात करें, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी Gi हो सकता है। यहाँ बात करें, इधर भी देखो हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी Gi हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो यहाँ तो Gi हो जाना चाहिए। अब कुछ लोग ये बोलेंगे सर इसे कंसिडर करें, क्या इसे देखें, क्या इसे देखें, भैया मैं क्या बोल रहा कि आपको देखना वो 2 sp3 एटम है जिससे 2 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, हमें मतलब ही नहीं है पूरे मॉलिक्यूल में बाकी क्या चल रहा, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको देखना है सिंपल वो 2 एटम जो sp3 हैं
और उन दोनों से 2 अलग-अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए। sp2 मत देखो। अब यहाँ देखो, ये CH3 ये CH3 है, क्या फ़र्क पड़ता है हमें? उनको सेम होने दो। हमें ये मिल गया ना, ये CH3H, ये CH3H हो गया। या कुछ भी होता, मान लो ऐसा बना दिया मैंने, मान लो ऐसा बना दिया, सेम मॉलिक्यूल मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर यहाँ लिख दिया ClH, यहाँ लिख दिया Br और F। पूछो यहाँ पे Gi होगा? बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों कार्बन कैसे हैं? sp3 है, और दोनों से 2 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। दैट इज द ओनली फंडा। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं हम लोग Gi ड्यू टू डबल बॉन्ड्स इनसाइड रिंग। किसी रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड के अबाउट Gi के बारे में बात करें, वो रिंग अब यहाँ पर वो sp2 ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, रिंग में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड तो sp2 ही होगा, ठीक है। नहीं हो सकता है sp भी हो सकता है, अगर आप कॉन्जिक्यूटिव यानी कि साथ में दो दो डबल बॉन्ड रख दें, बट रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड साथ में रखना इज जस्ट नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि रिंग बहुत ही स्ट्रेंड हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल स्ट्रेन हो जाएगा, वो दैट्स अनदर स्टोरी, उसको रहने दो। हाँ, अब यहाँ बात कर रहे हैं कि डबल बॉन्ड इनसाइड रिंग में Gi कैसे होगा। अब देखो, सबसे पहली बात, ये पॉसिबल तभी है जब रिंग मिनिमम 8 मेंबर रिंग हो। 8 मेंबर्ड होगा तभी बात करेंगे। अब ऐसा क्यों, समझो इसको। मान लो 6 मेंबर रिंग ले लिया आपने, और यहाँ पर आप Gi करने के ट्राई करो, ठीक है। अब देखो 6 मेंबर रिंग यानी साइक्लोहेक्सेन, एक डबल बॉन्ड लगा दिया, साइक्लोहेक्सीन हो गया। अब साइक्लोहेक्सीन में अगर ध्यान से देखें, जो हम बनाते आए हैं इस मॉलिक्यूल के बारे में, तो दोनों हाइड्रोजन क्या है? साथ में। तो क्या एस नहीं बोल सकता मैं? बोल सकता हूँ। अगर इसका ट्रांस बनाओ, मैं इससे नहीं बना सकता, अगर इसका ट्रांस होगा तो सोचो कैसा होगा। दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे? ऑपोजिट साइड में होंगे, कुछ इस तरीके से। अब ये ऑपोजिट साइड में, इसका मतलब क्या है? देखो हुआ क्या है, अगर तुम इस पार्ट को अगर तुम होल्ड करो, पकड़ के रखो, ठीक है, और इस पूरे मॉलिक्यूल को, ये जो पार्ट है इसको रोटेट कर दो, यानी प्लेन से बाहर ऐसा ट्विस्ट कर दो, तो यही बन जाएगा। हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और हमारा 4 और 3 वाला जो पार्ट है, हमारा जो 4 और 3 वाला पार्ट है वो उस तरफ चला जाएगा जो यहाँ गया है। क्लियर है? अब देखो, अगर ये ट्रांसफॉर्म बोल रहा मैं इसको, तो बीइंग ए स्मॉल रिंग, 6 मेंबर रिंग इज रिलेटिवली स्मॉल, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, इसलिए ये ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। इट इज़ वेरी वेरी अनस्टेबल, दिस इज वेरी अनस्टेबल, इसलिए हम बिल्कुल भी यहाँ पे बात नहीं करते 6 मेंबर रिंग में, इसीलिए हम कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस नहीं करते अबाउट एनी डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, ठीक है। तो फिर यहाँ पे Gi बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं 8 मेंबर रिंग की। अगर 8 मेंबर रिंग में बात करें, अब यहाँ देखो ये सिस फॉर्म है, और ये क्या है इसका? ट्रांसफॉर्म। दिस इज सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म। अगर आप नंबरिंग करना चाहो तो कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, रिलेटिवली ट्रांसफॉर्म थोड़ा स्टेबल होता है, सिस से ज़्यादा नहीं, सिस ही अभी स्टेबल है क्योंकि 8 मेंबर रिंग है, बट ट्रांस एग्जिस्ट कर पाता है, ट्रांसफॉर्म सॉरी, जो आपका ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट कर पाता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर Gi पॉसिबल है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? सिस साइक्लो ऑक्टाइन, ठीक है, साइक्लो ऑक्टीन, ठीक है, सिस साइक्लो ऑक्टीन या फिर ऑक्टोवनइन, और ये क्या है? ट्रांस साइक्लो ऑक्टोवनइन या फिर ऑक्टीन, ठीक है। अब ऑक्टेन, ये ऑक्टीन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखो ये क्या है? 8 मेंबर रिंग। अब इसको ध्यान से देखो, अगर डबल बॉन्ड यहाँ है तो दिखने में क्या आ रहा है? ये सिस फॉर्म। अगर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा ही क्यों बनाया? भाई वो दोनों कार्बन आइटम कैसे हैं? sp3 है, sp3 कैसा होता है, सॉरी sp2 कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लेनेट ऐसा ही होता है ना, कि ऐसा होता, ऐसा बना दूं मैं sp2 को? नहीं कर सकता ना, हमेशा हम यही क्या है आपका? sp2 है, ये नहीं है sp2, तो sp2 ऐसे ही बनाओगे। तो देखो, अगर एक बॉन्ड इधर है एक बॉन्ड इधर है,
एक बॉन्ड अगर मैं ऐसा बना रहा, एक बॉन्ड ऐसा बना रहा, तो तीसरा बॉन्ड कहाँ बनाऊंगा? ऊपर ही बनाऊंगा ना। तो इसी वही तो किया है हमने यहाँ पर। तो ये क्या है? सिस दिख रहा है, और ये क्या है? ट्रांस। क्लियर है? चलो अब बात करें हम 10 मेंबर रिंग की। तो यहाँ भी देखो, ये क्या है हमारा? सिस फॉर्म, और ये क्या है हमारा? ट्रांसफॉर्म। चलो अब देखो स्टेबिलिटी की बात करें तो 8, 9, 10 मेंबर रिंग में जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? सिस की ज़्यादा होती ट्रांस। सिस की क्या होगी? ट्रांस से ज़्यादा होगी। बट 11 एंड बियॉन्ड 11 यहाँ क्या होती है? ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है सिस से, क्योंकि स्ट्रेन नहीं होता। स्ट्रेन तो होता है बट जो रिपल्शन है ग्रुप में वो नहीं होता। रिपल्शन नहीं होता, ठीक है। रिपल्शन को यानी जो वांडरवाल रिपल्शन है, वांडरवाल स्ट्रेन है, उसको मिनिमाइज करने के लिए वो ट्रांसफॉर्म में स्टेबल रहना चाहता है, ठीक। अब देखो अगला एग्जांपल, इसे हम बोलते हैं डेकालीन। दिस इज डेकालीन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। अब देखो यहाँ क्या है कि ये जो दो हाइड्रोजन्स हैं, ये दोनों अगर साथ में है यानी कि प्लेन से बाहर है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे क्या? सिस फॉर्म। अगर एक ऊपर और एक नीचे है तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। ये भी क्या है? एक स्पेशल केस है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। इट्स जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक। अब हम लोग अगले वीडियो में और भी ऐसे केसेस, जैसे अलीन्स के केस, और जैसे रेजोनेंस होगा तो क्या करेंगे हम, ठीक है, तो वहाँ पे कैसे जीआई देखते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ईजेड नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। सीआईपी रूल्स पढ़ेंगे उनके अंदर। से 90 देखेंगे कि कैसे हमारा ऑक्साइम बनता है, एल्डोक्साइम, कीटोक्साइम, उनमें नेमिंग कैसे करते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.